आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ रहे थे, थोड़ा सा अपन उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। थोड़ा सा क्लास को जितना हो सकता है शेयर कर दो बच्चों फटाफट, और फिर क्लास को शेयर करना बंद कर दिया करो, फिर पढ़ा करो केवल, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं, क्योंकि चैट बॉक्स तो चल रहा है नो डाउट, लास्ट में कमेंट बॉक्स आता है ना, उस कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपके विचार है, वो आप रख सकते हो, ठीक है। अब देखो हमने कल क्या पढ़ा, मतलब कल नहीं, लगभग 2-3 दिन से हम जो आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ रहे हैं, मतलब मराठाओं के बारे में जान रहे हैं, उसमें हमने शिवाजी के बारे में जाना, और शिवाजी के बाद शिवाजी के जो वंशज हैं उनके बारे में जाना। शिवाजी जो है वो छत्रपति थे, ठीक है, छत्रपति थे, तो शिवाजी छत्रपति थे, उनके आगे आने वाले जो वंशज हैं, ठीक है, उनके आगे आने वाले जो वंशज है वो भी छत्रपति हैं, परंतु शिवाजी ने एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण पद बना रखा था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पेशवा। ये शक्तिशाली पद था, आगे चलकर इसे शिवाजी मतलब जो मराठा के जो राजा थे उस पद को तो क्या किया, दबा दिया गया, और पेशवा पद जो है वो उभर कर आता है, ठीक है। पेशवा जो पद है वो उभर कर आता है। मैंने आपको पेशवाओं के वंशजों के बारे में कल वैसे थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था, आज थोड़ा सा बताऊंगी, ज्यादा डिटेल नहीं लूंगी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, शुरुआत करने वाले थे विश्वनाथ। पेशवाओं में महत्वपूर्ण रूप में इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, विश्वनाथ, ठीक है। और अगर हम ज्यादा, मैंने कल बता दिया था, यहाँ केवल आज हम उन्हीं वंशजों को पढ़ेंगे जो हमारे काम के थे। हमारे काम की अगर हम बात करते हैं तो आपके यहाँ मुख्यतः 2 वंशज जो है वो मुख्य थे। एक को आपने पढ़ा है रघुनाथ राव, ठीक है, रघुनाथ राव। अब बात को ध्यान से सुनना। वहीं दूसरे हैं बालाजी बाजी राव, ठीक है, बालाजी बाजीराव। अब देखो बात को ध्यान से सुनना, इनके 3 पुत्र थे, एक तो हमने पढ़ा था विश्वास, जो कि पानीपत के तीसरे युद्ध में इसकी हत्या, मतलब इसका निधन हो गया था, नो डाउट। दूसरा पुत्र था माधव राव, और तीसरा था नारायण। तीसरा कौन था, नारायण। अब देखो माधव जो है, बात को सिंपल से समझना, बालाजी वाजीराव का जो समय था, कार्यकाल था, वो था 40 से 61, 1740 से 1761, ठीक है। 61 के बाद में राज किसने किया है, पेशवाओं में, मतलब मराठों में जो पेशवाओं का अधिकार हो गया था, क्योंकि छत्रपति केवल नाम मात्र के थे, वो साइड में हो जाते हैं। अब पूरे जो मराठे साम्राज्य का जो अधिकार है, जो पूरे मराठे साम्राज्य को चलाने वाले हैं, वो कौन थे, पेशवा थे। उन पेशवाओं में मैंने जैसे कि आपको परसों एक काफी अच्छा स्ट्रक्चर समझाया था, विश्वनाथ के बाद वाजीराव थे, ठीक है, विश्वनाथ के बाद वाजीराव, फिर वाजीराव के 2 पुत्र हुए, ठीक है, एक आपका रघुनाथ और दूसरा बालाजी वाजीराव। बालाजी वाजीराव है वो योग्य था तो उसे पेशवा बनाया गया। फिर उसके 3 पुत्र थे, और बालाजी वाजीराव जो है वो 1761 में इनका निधन हो जाता है। पानीपत के युद्ध में नहीं होता, पानीपत के युद्ध में तो इनके प्रथम जो पहला बड़ा बेटा था उसका निधन हो जाता है। माधव राव को राजा बनाया जाता है 61 से लेकर 72, ठीक है, 72, 1761 से लेकर 72 तक राजा बनता है माधव राव के शासनकाल में ही जो रघुनाथ है, ठीक है, जो उसके चाचा थे, वो जबरदस्ती मतलब क्या करते हैं, साम्राज्य को हड़पने की कोशिश कई बार तो करते हैं, पर वो सफल नहीं हो पाते। अब हुआ क्या, माधव राव जो है उसका निधन हो गया, तो निधन होने के बाद नारायण राव को राजा बनाया 72 से लेकर 73, मतलब 1772 से लेकर 1773 में उसको क्या बनाया, राजा। अब आप सोच रहे होंगे मैडम 1 साल के लिए क्या राजा बनाया, देखो राजा तो लंबे समय के लिए बना था, परंतु हुआ क्या, रघुनाथ जो राव थे उन्होंने उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। रघुनाथ रॉय ने क्या कर दी, राव ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। अब रघुनाथ ने अगर इसकी हत्या कर दी, तो इसकी हत्या करने के बाद ध्यान से सुनना, रघुनाथ जो है वो राजा बनते हैं 1773 से लेकर 74 तक। अब राजा कौन बना, रघुनाथ बना। परंतु हुआ क्या, रघुनाथ को राजा किसी ने माना नहीं, और इसके साथ में ही नारायण का एक पुत्र था जिसका नाम था माधव नारायण, ठीक है, माधव राव नारायण राव, पुत्र था माधव राव नारायण राव। और 1774 से लेकर 95 तक, ध्यान से सुनना, 1774 से लेकर, ठीक है, 1774 से लेकर 95 तक
1795 तक, बात को सुनो, इसका शासन रहा। अब देखो होता क्या है, जब माधवराव नारायण, होता क्या है, जैसे नारायण का निधन होता है, नारायण मर जाता है, नारायण के मरने के बाद में रघुनाथ, फिर कोई उस वक्त इतना वंशज था नहीं कोई, फिर होता क्या है, माधव नारायण पैदा होता है, और माधव नारायण पैदा होता है, ये केवल 40 दिन का होता है। अब सोचो छोटा सा बच्चा है, 40 दिन का ही ये होता है, परंतु इसको राजा बना दिया जाता है। और राजा के बनाने के पीछे सबसे बड़ा व्यक्ति कौन था, नाना फडणवीस, ठीक है। अब नाना फडणवीस ने क्या किया, इसको राजा बना दिया और इसको गद्दी से हटा दिया, ठीक है, इसको राजा बनाया और उसको क्या किया था, गद्दी से हटा दिया था। अब देखो सिंपल सी बात समझना, इसको गद्दी से जैसे हटाया, ये अंग्रेजों के पास जाया, ये अंग्रेजों के पास गया और अंग्रेजों के पास जाकर इसने सूरत की संधि कर ली, ठीक है। फिर इसने सूरत की संधि करी बंबई काउंसिल से, और कलकत्ता काउंसिल ने सूरत की संधि जो है उसको कैंसिल कर दी। फिर पुरंदर की संधि हुई है, फिर मराठों के बीच में, ध्यान से सुनना, जो मराठा राजा थे, मराठों के बीच में संधि हुई, वो भी कैंसिल हो गई। फिर बड़गांव की संधि हुई, वो भी कैंसिल हो गई। और लास्ट की एक संधि की गई, सालबाई संधि, और सालबाई संधि जो है 1782 में होती है, ठीक है। करने वाला कौन, नाना फडणवीस, ठीक है। क्यों, क्योंकि माधव नारायण जो थे वो बहुत ज्यादा छोटे थे, तो ये यूं मान के चलो बहुत ज्यादा छोटे थे, इसलिए इन्होंने इस संधि के हस्ताक्षर नहीं थे। ये केवल राजा के पद पर बैठा था। होता क्या है, राजा के जो वंशज है, ठीक है, होता क्या है, राजा के जो मुख्यतः जो वंशज हैं, ठीक है, वही गद्दी पर बैठेंगे। तो ये तो एक संरक्षक के रूप में इसने काम किया है। देखा जाए तो राजा कौन थे, अगर हम सिंपल सी बात देखें तो राजा कौन बने, नाना, भाई ये संरक्षक थे, राजा इसे बना दिया। ये जो सारी संधियां हुई हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दी थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दी थी। और सालबाई की संधि में सीधी सी बात समझना, सालबाई जो संधि थी उसमें रघुनाथ का तो पत्ता पूरी तरह से साफ हो जाता है, मतलब रघुनाथ के साइड में कोई भी नहीं है, रघुनाथ का पत्ता पूरा साफ हो जाता है। अब होता क्या है आगे चलकर, थोड़ा सा देख लो, जैसे मैंने पहले ही पढ़ाया था, रघुनाथ का पुत्र है वाजीराव, वाजीराव द्वितीय, और इसे राजा बनाया जाता है 1795 के बाद में 1818 तक। और ये पेशवा जो है, पेशवागिरी जो है या पेशवा का जो पद है वो 1818 में समाप्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि 1818 में मराठा साम्राज्य के ऊपर पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपना अपना अधिकार कर लिया होता है। देखो बात को समझना, ये तो बच्चा था, आप सोचो ये तो बच्चा था, हुआ क्या था, आप सब ने सुना होगा जहां तक मुझे पता है, अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो, ठीक है ना। देखो मैंने छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत सिंपल सा एक वंश है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है। मेन मुद्दे की बात हम यहां पढ़ेंगे, मेन जो मुद्दे की बात है वो हम यहां पढ़ेंगे। ये केवल वंश है, तो वंश का स्ट्रक्चर समझाया है मैंने, इसलिए इसको छोटा लिखा है। बाकी अगर आप स्क्रीन बड़ी करके पढ़ते हो ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। अब देखो इसका निधन हो गया, ये राजा बना, इसके बाद ये राजा बना, इसके बाद इसे राजा बनाया, इतने में ये पुत्र हो गया, तो राजा इसको बना दिया नाना जी ने, ठीक है। अब नाना जो थे उन्होंने इसको राजा बनाया, और नाना जी जो है वो बड़े खतरनाक आदमी थे, ठीक है। ये क्या थे, बड़े खतरनाक आदमी थे। तो इनकी, ध्यान से सुनना, इनके रहते हुए इसकी नहीं चलती थी, इस मतलब जब तक ये थे तब तक इसकी नहीं चलती थी। तो अंत में हिस्ट्री में बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है कि माधवराव नारायण ने नाना फडणवीस के कारण आत्महत्या, मतलब खुदकुशी कर ली थी। क्यों, क्योंकि साम्राज्य में ये कुछ भी नहीं कर पाते थे। पहली बात तो बच्चे छोटी सी उम्र में बिठा दिया, सारा राजकाज काम ये करते थे, सारा काम ये करते थे, ये केवल नाम मात्र का रह गया था। तो धीरे धीरे से लगा भाई जब तक छोटा है तब तक ठीक है, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ, समझ पैदा हुई, तो इसके सामने इसकी चलती नहीं थी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गया कि मैं राजा, मैं पेशवा हूं, मेरे पूर्वजों ने इतना काम किया है, ठीक है, मेरे पूर्वजों ने इतना काम किया है, उसके बावजूद मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और इसने अंततः क्या किया, 1795 में इसने कर ली खुदकुशी, ठीक है। अब बात को गौर से सुनना, आपकी लास्ट जो पहला, ध्यान से सुनो, जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है, आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है,
1782 में ये हो जाता है खत्म, सालबाई की संधि के साथ में ही चीजें व्यवस्थाएं खत्म। तो 82 में खत्म हो जाता है। ये राजा है उस वक्त, ये क्या है, राजा है। 95 तक यही राजा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। 95 में जैसे ये खुदकुशी कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है, तो फिर राजा किसको बना देते हैं, वाजीराव द्वितीय को, जो कि बहुत ज्यादा अयोग्य राजा था। देखो नारायण मतलब माधवराव अंतिम पेशवा था जिसने शक्तिशाली रूप में अपने साम्राज्य को अंग्रेजों से बचा रखा था और सभी जो भी मराठा थे उन्हें एकजुट कर रखा था। नारायण ने तो काम ही नहीं किया, उससे पहले इसका निधन हो गया था, ठीक है। और इसका तो कोई वजूद ही नहीं था, ये तो कहानी से ही चला गया, ये मान के चलो सालबाई संधि के साथ में इसको भेज दिया। इसका पुत्र जरूर था। अब यहां माधवराव नारायण जो है वो बनते हैं और ये बहुत छोटी सी उम्र में बन जाते हैं, इनकी चलती कुछ है नहीं, तो ये लास्ट में खुदकुशी कर लेते हैं। तो सारा काम, सारी बागडोर किसके हाथ में है, फडणवीस के हाथ में। अब ये जो नाना फडणवीस है ये क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। राजा फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, आदमी पैदा हुआ है तो कभी ना कभी तो परलोक सिधारेगा ही ना, ठीक है ना, कभी ना कभी तो परलोक सिधारेंगे। तो नाना जी जो है वो चल बसे कब, 1600 में, सॉरी 1800 में। राजा जी मतलब नाना जी जो है वो कब चल बसे, 1800 में इनका हो गया निधन। अब बात समझना, नाना जी के डर से अंग्रेज फिर भी रुके हुए थे, क्योंकि आप यूं मान के चले जब तक नाना फडणवीस थे ना तब तक उन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि नहीं की थी, तब तक ये अंग्रेजों से दबे नहीं थे। परसों मैंने आपको वीडियो में बताया ना, सालबाई की संधि में न मराठा जीते न अंग्रेज जीते, दोनों ही नहीं जीते। और जो सालबाई की संधि हुई थी ना वो मराठों और अंग्रेजों दोनों के पक्ष में हुई थी, किसी एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं हुई थी। सालबाई की संधि में मराठों को भी कुछ फायदे थे और अंग्रेजों को भी कुछ फायदे थे। ये इसके शासनकाल में हुआ और अंग्रेजों को पता था जब तक ये बैठा है तब तक मराठा हमारे हाथ नहीं आएंगे, तो जब तक ये जिंदा था तब तक शांति थी। जैसे ही नाना फडणवीस जो है इनका निधन होता है, जैसे ही इनका निधन होता है वैसे ही आपके यहां जो मराठा है, ध्यान से सुनना होता क्या है, क्योंकि मैं अब दूसरा अंग्ल मराठा युद्ध जो है उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रही हूं। ध्यान से सुनना हुआ क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हुआ क्या। अब मैं दूसरा अंग्ल मराठा युद्ध को समझा रही हूं। मैं पहले ये कह सकती हूं इन युद्धों को इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं समझाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। या तो आपको मिलेंगे एकदम शॉर्ट में, या तो मिलेंगे एकदम शॉर्ट में, या मिलेंगे इतना ज्यादा डिटेल में कि आपके काम की नहीं है ये बात। अब दूसरा है तो दूसरे में आप ये कह सकते हो 2 साल का गैप हो गया ना, 1803 से 1805 दूसरा युद्ध है और 2 साल का गैप भी हो गया, तो 1803 से 1805, या यूं कह लो 3 में 2 जोड़े तो 5 आ गए। बात समझ गए। अब देखो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कैसे होता है, बात को गौर से सुनना। पहली बात तो ये राजा अयोग्य था। अयोग्य क्या था, बेचारे को काम करने का मौका ही नहीं मिला। ये व्यक्ति जो था ये सारा काम संभाल रहा था, और ये सारा काम संभाल रहा था तो मराठों में जो भोसले थे, होलकर थे, ठीक है भाई। मराठों का ये जो साम्राज्य था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये मराठों का जो साम्राज्य था उसमें यहाँ भोसले हैं, जैसे यहाँ होलकर हैं, ठीक है, भोसले हैं, होलकर हैं, ये आपके यहाँ सिंधिया हैं, ठीक है, ये यहाँ मराठा है, पेशवा जिसे आप कहते हो पेशवा, ये इस तरह क्या है, पूरा मराठों का क्षेत्र है, ये मराठों में ही शामिल है ये व्यक्ति, होलकर, सिंधिया, भोसले। अब इन व्यक्तियों के नाम आएंगे। पहला जो है वो आपने पढ़ा पेशवा, पेशवा, पेशवा। अब होता क्या है, पेशवा जो है वो इतना शक्तिशाली नहीं होता। अब जब ये शक्तिशाली, देखो इस व्यक्ति ने सबको जोड़ रखा था, बांध रखा था। भाई घर में नहीं होते क्या, जैसे चाचा ताऊ वगैरह, ठीक है, वैसे जो घर में बुजुर्ग होता है या बड़ा होता है, जो शक्तिशाली होता है, वो पूरे घर को बांध के रखता है। वैसे ही पेशवा जो जब शक्तिशाली थे तब उन्होंने क्या किया, सिंधिया है, होलकर है, आपके इधर भोसले हैं, इन सबको क्या कर रखा है, उन्होंने एक साथ बांध रखा है। तो देखो जो ये है ये आपको मुख्यतः मिलते हैं पूना। मराठा जो है पेशवा वो कहाँ है, पुणे के आसपास। आपके होलकर भोसले जो है ये आपको लगभग मिलेंगे इंदौर के आसपास के एरिया में, और सिंधिया आपको मिलेंगे ग्वालियर के आसपास। मैंने कल भी बताया था
सिंधियाओं की बात तो पहले भी आई थी, तो ये ग्वालियर के आसपास के एरिया में थे। तो ये सब मराठा साम्राज्य था, ये पूरा मराठा साम्राज्य था। होता क्या है, जब नाना फडणवीस के हाथ में जब पूना आता है तो इन सब के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, इन सब के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। फिर भी ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि इसने सबको फिर भी बांध के रखा। 1800 में जैसे इसका निधन हुआ, इधर भोसले अलग, इधर होलकर अलग, इधर सिंधिया अलग, सब अलग अलग अपना काम करने लग गए और अलग अलग रणनीतियां बनाने लगे। सिंधिया कह रहे मैं इस तरह करूंगा, मैं उस तरह करूंगा, मैं उस तरह करूंगा। क्यों? क्योंकि बाजीराव द्वितीय जो अगला राजा बनता है ना यहाँ पेशवाओं में, ठीक है, अगला जो राजा बनता है पेशवाओं में, ये इतना शक्तिशाली नहीं होता, इसमें इतना दम नहीं होता और ये इतना अयोग्य है। ध्यान से सुनना इसने क्या किया है, बात को गौर करना। ये जो बाजीराव है, जैसे ही, ध्यान से सुनना, जैसे ही इस व्यक्ति का निधन होता है, देखो कितना, आप सोचो, ये इसके कारण इसने खुदकुशी कर ली, इसके कारण इसने खुदकुशी कर ली और इसने सबको बांध रखा है। और जैसे इसका निधन हो गया, निधन होने के बाद यूं कहते हैं मराठाओं का तो जो बचा कुचा जो सूरज था ना, जो बचा कुचा सूरज था ना, वो भी डूब गया। मराठों का बचा कुचा जो सूरज है वो इसके कारण, मतलब जैसे ये गया वैसे बचा कुचा सूरज भी डूब गया। ये तो अंधकार था, इसके पास में तो कुछ भी नहीं था। बात समझ गए? अब हुआ क्या, इस बाजीराव द्वितीय ने होलकर, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम आ जाता है, मुख्यतः जसवंत राय होलकर थे। तो जसवंत राय होलकर का भाई था बिट्ठू, ठीक है, भाई था बिट्ठू, होलकर का भाई था, जो होलकर राजा थे। हालांकि मराठों में ही है, ये मराठा साम्राज्य में ही है होलकर, अलग से नहीं है कोई भी, मराठे साम्राज्यों में ही होलकर है। तो क्या किया इस बाजीराव ने, कोई दुश्मनी थी तो इसके भाई को, ध्यान से सुनो, बिट्ठू से दुश्मनी थी तो बिट्ठू को, मतलब होलकर के भाई को मरवा दिया। होलकर के जो भाई है उसकी हत्या करवा दी बाजीराव द्वितीय ने। अब मुझे बताओ, जब भाई की हत्या होगी तब क्या जसवंत राय होलकर बैठे बैठे तमाशा देखेंगे क्या? बिट्टू की तो हत्या करवा दी, फिर होलकर जो है वो युद्ध करता है, किससे? होलकर युद्ध करता है पेशवा राजा बाजीराव द्वितीय से, और पेशवाओं के साथ में ही खड़े होते हैं सिंधिया, ठीक है। तो इनके बीच में, मतलब पेशवा, सिंधिया और होलकर के बीच में युद्ध होता है। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। दूसरा, आंग्ल मराठा युद्ध कैसे हुआ है उसकी पृष्ठभूमि बता रही हूं मैं तुम्हें, एक्चुअल में क्या हुआ है। अब देखो, मराठा सिंधिया ये एक तरफ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पेशवा, मराठा मतलब पेशवा और सिंधिया एक तरफ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, होलकर के भाई की हत्या कर दी और होलकर अब आएगा इनसे युद्ध करने के लिए, और होलकर युद्ध करने के लिए आता है। और आप उम्मीद करो कौन जीता, बताओ? ठीक है, आपस में ही जो है वो बातचीत कर रहे हो, सब लोग गप्पे मार रहे हो, मुझे समझ में नहीं आपस में बातचीत करने के लिए क्यों आते हो? पढ़ने के लिए आ जाया करो थोड़ा सा तो कभी तो, ठीक है। अब मुझे बताओ, होलकर या पेशवा सिंधियों में से कौन जीतता है? ये दोनों एक पार्टी में और होलकर अलग पार्टी में। अब इन दोनों में से जीतेगा कौन? दोनों में से कौन जीता? दोनों में से कौन जीता? होलकर जीता। कौन जीता? होलकर जीता। ये गया जीत, और जीतने से इसने कर लिया पूना पर अपना अधिकार। मतलब जहां मराठों का, मैंने आपको बताया था ना कि भाई अगर हम बात करें साम्राज्य में, तो ये मराठों का ये साम्राज्य पूरा यूं था, ठीक है, ये इस तरह मराठा साम्राज्य था। तो यहां पूना में मराठा थे, ठीक है, और इधर आपके भोसले थे, इधर आपके सिंधिया हैं, इधर आपके होलकर हैं, इस तरह थे ये। तो होलकर ने जब इन पर आक्रमण किया तो पूना पर जीत हासिल कर दी, पूना पर अपना अधिकार कर लिया और जीत गया होलकर। अब होता क्या है, सिंधिया तो फिर भी शांत है, कोई दिक्कत नहीं, हार गए, चलेगा वापस। पर ये जो पेशवा राजा बाजीराव द्वितीय था ना, इसको लगा डर, डरपोक आदमी था, इसको लगा डर, तब ये डर कर भाग गया बेसीन, ठीक है। बेसीन जो है, बेसीन भाग गया, किसके डर से? होलकर के डर से, ठीक है। जसवंत राय होलकर के डर से ये भाग गया, कहां? बेसीन। और बेसीन में भागकर इसने अंग्रेजों के साथ कर ली संधि, ठीक है। कहीं किताबों में लिखा मिलता है कि बेसीन ये तो भागकर चला गया था कि भाई जैसे जैसे करके होलकर से अपनी जान बचाओ, फिर देखेंगे क्या करना है,
ठीक है ना। फिर देखेंगे क्या करना है। और फिर जैसे ही अंग्रेजों को पता चलता है कि पेशवा मतलब मराठा का जो राजा है, ठीक है, मराठों का जो राजा है पेशवा, वो अपनी जान बचाते हुए भाग रहा है, तो उसको जरूर आवश्यकता तो पड़ेगी, तो चलकर इससे कर लेते हैं सहायक संधि या संधि कर लेते हैं। तो यहां बेसिन भाग गया बाजीराव द्वितीय होलकर के डर से, ध्यान से सुनना, डर से, और वहां अंग्रेज पहुंच गए उसके साथ में संधि करने के लिए। और अंग्रेजों के साथ में, ध्यान से सुनना, ये अंग्रेजों के साथ में इसने संधि करी है, आपके अंग्रेजों के साथ में इसने संधि करी है 31 सितंबर 1802 में। तो यूं कह लो आप 31 नहीं, सॉरी, सितंबर 1802 में, सितंबर 1802 में इसने क्या कर ली, बेसिन की संधि कर ली। अब देखो बात को गौर से समझना, ये जो संधियां है ना, ठीक है, ये जो संधियां है ना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा घूमती है, ठीक है, ये जो संधि एग्जाम में बहुत ज्यादा घूमेंगी। पहले वाले जो है उसमें भी बहुत सारी हुई है, कभी सूरत की संधि, कभी बड़गांव की संधि, कभी सूरत की संधि, कभी बड़गांव की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई संधि। अब देखो दूसरा आंग्ल मराठा अभी शुरू भी नहीं हुआ है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ, पृष्ठभूमि बना रही हूं केवल। और पृष्ठभूमि में ये हुआ, होलकर के डर से भाग गए, कौन, मराठा का राजा मतलब पेशवा होलकर के डर से भाग गया, और भागकर इसने अंग्रेजों के साथ में कर ली बेसिन की संधि। गौर से सुनना, क्या किया, बेसिन की संधि। अब बेसिन की जो संधि है, ठीक है, बेसिन की संधि हो रही है आपके सितंबर 1802 में। इस संधि में उसने क्या कहा, सिंपल सी एक शर्त हुई कि भाई हम मतलब अंग्रेज जो है वो तुम्हें होलकर से बचाएंगे। बाजीराव को कहा कि हम तुम्हें होलकर से बचाएंगे। होलकर ने जो पूना पर अधिकार कर लिया ना, ये पूना पर होलकर ने जो अधिकार कर लिया, पूना तुम्हें वापस दिला देंगे। अंग्रेजों ने क्या कहा, हम आपको वापस पूना दिला देंगे, बदले में हमारी कुछ शर्तें हैं। तो बाजीराव द्वितीय ने कहा, होलकर से जान बचाने के लिए जो भी शर्तें हों उन सभी शर्तों पर हाँ भरता हूं, ठीक है। बाजीराव द्वितीय ने सभी शर्तें बिना सुने हाँ भर ली थी, बोले हाँ बिल्कुल, मुझे तो वापस होलकर से जान बचा दो और मेरा साम्राज्य मुझे वापस दिला दो, मतलब मेरा पूना मुझे दिला दो, और होलकर से मेरी जान बचा लो, बदले में जो शर्तें मुझे स्वीकार है। मतलब उसने शर्तें सुनी भी नहीं, हाँ भरता गया, हाँ हाँ हाँ। अंग्रेजों ने कहा सुन तो लो क्या शर्तें हैं, क्योंकि बाजीराव द्वितीय को पता था अंग्रेजों के पास में टैक्स लेगा या कोई छोटी भूमि ले लेगा, इनके पास इसके अलावा और कुछ नहीं था, तो जो लेना है ले लो, मेरी शर्तें हाँ है। अब बेसिन की संधि में ध्यान से सुना, इन्होंने क्या किया, बेसिन की संधि में सबसे पहले कंपनी ने कहा, बेसिन की संधि में सबसे पहले क्या कहा, कंपनी को सूरत नगर देना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी जो है अंग्रेजों को सूरत देना पड़ेगा, बोले दिया, ठीक है, सूरत देना पड़ेगा। दूसरा, मराठे जो है वो अंग्रेजों के संरक्षण में रहेंगे। संरक्षण में यहां मतलब होता है सुरक्षा, संरक्षण में रहेंगे, मतलब एक शब्द आता है सुरक्षा, पर ये सुरक्षा है, सुरक्षा मतलब केवल दिखती है, एक तरह से ये नियंत्रण होता है। भाई कोई मुझे कहे कि मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा, मैं बोलूं हाँ कि वहां भी मेरी रक्षा करनी है, सुरक्षा प्रदान करूंगे, पर वो एक तरह से मेरे पर सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, वो मेरे पर क्या कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, अपना अधिकार जमा रहे हैं। तो यहां उसने कहा कि जो मराठे हैं, ठीक है, मराठों पर मराठे जो है वो अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार करें, बोले कर लिया संरक्षण, बिल्कुल आप हमारी मदद करो। अगला इन्होंने कहा कि पूना में अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकार करें, अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकार, बोले कर लिया। भाई पूना में क्या रखनी है आपको, अंग्रेजों की सेना रखनी है, वही खर्चा वर्चा तो पूना ही देगी, मराठे देंगे, सेना रहेगी। अब देखो ये अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेना छोड़ देते हैं, और सेना जब जरूरत पड़ती है तब उन क्षेत्रों से उनको बुला लेते हैं। तभी देखो जब कभी भी अंग्रेजों में अचानक युद्ध होता है तब वो अंग्रेज हार जाते हैं, फिर कुछ समय बाद फिर युद्ध होता है तो वो जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सेनाएं होती है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, अवध में भी उन्होंने क्या कहा था कि सारा खर्चा अवध उठाएगी, और अवध में जो है अवध की सुरक्षा के लिए अंग्रेज जो है वो अपनी सेना अवध में छोड़ देंगे।
इससे होता क्या, मान लो कल को पूना में विद्रोह हो तो पूना में सेना है तो वो दबा लेगी, इधर अवध में सेना है वो दबा लेगी, इधर मैसूर में सेना है वो दबा लेगी। तो सेना रखना मतलब बहुत खतरनाक काम था और अंग्रेजों की इससे बहुत बड़ी सहायता होती थी। तो पूना में अंग्रेजों की सेना रखना स्वीकार करे, बोले कर लिया। अच्छा, इससे उन्होंने एक और बात कही, क्या कि कंपनी, ध्यान से सुनना क्या है, कंपनी जो है, कंपनी आपके विदेशी मामलों में पूरा हस्तक्षेप करेगी या फिर विदेशी जो मामले होंगे कंपनी के अधीन होंगे। मतलब मराठे जो है वो विदेशों से कोई व्यापार करे, कोई संधि करे, कोई सहायक संधि करे, कुछ भी वार्तालाप करे, बातचीत करे, अगर मराठे विदेशों, क्योंकि अंग्रेजों में एक बहुत बड़ा डर था, ध्यान दे देखना, समय क्या है 1802 का चल रहा है ना, तो उन्हें एक बहुत बड़ा डर था कि उन्होंने जो फ्रांसीसियों को वांडीवाश के युद्ध में भगाया था ना, तो फ्रांसीसी वापस नहीं आ जाए, या फ्रांसीसियों के बाद दूसरी बहुत बड़ी कोई यूरोपियन जो है वो शक्ति भारत में ना आ जाए। और अगर अंग्रेजों की अगर अब भारत में कोई दूसरी शक्ति आ गई तो पूरे की पूरी जो भारत है वो अंग्रेजों के खिलाफ हो रखी है, तो वो यूरोपियन कंपनी के समर्थन में हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी कोई विदेशी संधि या विदेशी मामले आपके जो भी होंगे, उन विदेशी मामलों में कंपनी के अधीन होंगे वो मामले। ठीक है, विदेशी संबंध, विदेशी मामले जो है वो मराठों के अब कौन करेगी, अंग्रेज करेगी। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, इन्होंने ये कहा यूरोपियन संधि, मतलब यूरोपियन शत्रु, यूरोपियन जो शत्रु होते हैं, ठीक है, यूरोपियन शत्रुओं को न रखने, मतलब मराठे जो है वो भाई, अब पेशवा अगर संधि करा सबको माननी पड़ेगी एक तरह से। तो इसने क्या कहा कि अगर यूरोप से कोई हमारा शत्रु आता है, फ्रांसीसी है या कोई दूसरा कंपनी आती है, तो आप उस कंपनी को शरण नहीं दोगे और उस कंपनी के साथ में अंग्रेजों को युद्ध करने में सहायता प्रदान करोगे। बोला करेंगे। ये बैसीन की संधि थी, ये बैसीन की संधि की क्या थी, शर्तें थी। दिखने में लग रहा है ना कि सारी शर्तें किसके फेवर में है, किसके फेवर में, कंपनी के फेवर में है। और कर कौन रहा है, बेसिन की संधि कर कौन रहा है, ध्यान से सुनना, बाजीराव द्वितीय जो पेशवा है, जो मराठों का राजा है, ठीक है, बाजीराव द्वितीय संधि कर रहा है कंपनी के साथ में। और ये हुई बेसिन की संधि, ध्यान से सुनना, ये हुई है बेसिन की संधि। और इस बेसिन की संधि से अब देखो आगे होता क्या है, इस बेसिन की संधि से मराठे जो हैं वो है अपना अपमान समझते हैं। इस बेसिन की संधि को मराठे क्या समझते हैं, अपना अपमान समझते हैं। और बाजीराव द्वितीय क्या होता है, बेसिन की संधि हो गई, संधि होने के बाद में अंग्रेज आए और पूना से होलकरों को तो दिया भगा, पूना से होलकर को तो दिया भगा, और भगाने के बाद में होलकर वापस यहां आ गए और पूना पर वापस अधिकार हो गया बाजीराव द्वितीय का। अब बाजीराव द्वितीय जब वापस आते हैं, ठीक है, बाजीराव द्वितीय जब वापस आते हैं तो जब सभी मराठा, जैसे सिंधिया हैं और भी बहुत सारे मराठे थे, सिंधिया हैं, ठीक है, इसके साथ होलकर भी हैं, भोसले भी हैं, ये जो सारा जो मराठे थे ना, ये इस संधि से अपना अपमान समझते थे कि ये कोई संधि है क्या, ये ऐसी संधि जिसमें मराठों का तो कोई फायदा ही नहीं है, हम नहीं मानते इस संधि को। देखो क्या करते हैं लोग, ये कहते हैं हम नहीं मानते इस संधि को, हम इस संधि के लिए तैयार नहीं है। होता क्या है, पूना वापस मिल ही गया बाजीराव द्वितीय को, तो बाजीराव द्वितीय भी कहता है बोले बात तो सही है, संधि तो वैसे गड़बड़ी है, ठीक है। अब यहां मराठों को लगता है भाई मुझे बताओ, ये पूना को प्राप्त करने के लिए बाजीराव द्वितीय ने संधि कर ली, बेसिन की संधि, होलकर क्यों माने इस संधि को, भोसले क्यों माने इस संधि को, सिंधिया जो है वो क्यों माने इस संधि को, हम क्यों स्वीकार करें इस संधि को, हम नहीं मानते इस संधि को, ठीक है। और इस संधि को न मानने के कारण से भोसले और जो मराठे हैं, सिंधिया हैं, होलकर हैं, वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर अंग्रेजों के साथ क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। हमें ज्यादा उसका नहीं पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि बेसिन की संधि से मराठे जो है वो खुश नहीं थे और उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया ताकि उस संधि का क्या कर सके, वो उस संधि को खत्म कर सके। उस संधि को न मानना ही उनका क्या था, युद्ध था। उस युद्ध में आप यकीन नहीं करेंगे, सारे के सारे मराठा हार गए और उन्हें समय समय पर संधियां करनी पड़ी। अब देखना ध्यान से होता क्या है, यहां भोसले,
ठीक है। भोसलों ने एक तरफ से अंग्रेजों पर आक्रमण किया और आक्रमण करके वो गए हार, और उन्हें 1803 में, ध्यान से रखना, 1803 में देवगांव की संधि करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? देवगांव की संधि करनी पड़ी। होता क्या है, ठीक है भाई, पेशवा पूना में आराम से वो तो बैठा है, इधर भोसले जो है, हालांकि देखो ये सब एकजुट होकर लड़ने की कोशिश करते हैं कि अपन एक साथ होंगे और फिर लड़ेंगे, ठीक है। इसमें भोसले युद्ध शुरू कर रहे हैं। भोसले जो है, मराठों के जो साम्राज्य में जो भोसले हैं वो युद्ध को शुरू करते हैं। युद्ध शुरू करके खत्म भी हो गया, अंग्रेज गए जीत, अंग्रेज जीत गए तो यहां संधि करनी पड़ेगी, और अंग्रेजों ने भोसले के साथ में संधि करी है। कौन सी संधि? देवगांव की संधि। और इस देवगांव की संधि में केवल इतनी सी बात समझ लेना, आपके जो कटक तथा वर्धा नदी के पश्चिम में, कटक तथा वर्धा नदी के पश्चिम के जो किनारे हैं वो सारे के सारे अंग्रेजों को देने पड़े, ठीक है। ये संधि यहां तक क्लियर होती है, ठीक है। अब देखो, कटक है तथा वर्धा नदी के पश्चिम का जो भी एरिया था वो सारा का सारा अंग्रेजों को देना पड़ा, दे दिया। ये संधि यहां तक क्लियर होती है। फिर ये तो पहली संधि हुई, फिर दूसरी संधि करने के लिए तैयार है सिंधिया। भाई ऐसे संधियां नहीं हो रही है, ध्यान से सुनना, संधियां ऐसे नहीं हो रही है, युद्ध कर रहे हैं। बेसीन की संधि से सब नाखुश है, बेसीन की संधि से सब नाखुश है, सब युद्ध कर रहे हैं, सब युद्ध कर रहे हैं। और भोसले गए हार तो उन्होंने संधि कर ली, इधर सिंधिया भी गए हार, इन्होंने भी संधि कर ली। इनकी संधि को आप कहते हो सूरजी अर्जन गांव की संधि, सूरजी अर्जन गांव की संधि, सूरजी अर्जन गांव की संधि, ठीक है। मतलब ये मान के चलो संधि वही होती है जहां वो हार जाते हैं। मान लो कोई युद्ध क्षेत्र है और उस युद्ध क्षेत्र में वो युद्ध लड़ रहे थे, या मान लो जहां वो बैठे होते हैं उस क्षेत्र को आधार मानते हुए, जैसे कि मान लो देवगांव है तो देवगांव में वो हारे, भोसले देवगांव हार गए, मतलब देवगांव में हारे, युद्ध लड़ा, हारे तो देवगांव की संधि हो गई, वही संधि कर ली। फिर ये सूरजी अर्जन गांव जो था उस क्षेत्र में लड़े, हार गए सिंधिया, और हारने के बाद इन्होंने भी संधि कर ली, सूरजी अर्जन गांव संधि। इस संधि में इन्होंने भी काफी कुछ खोया, जैसे कि गंगा व यमुना के आसपास का जो क्षेत्र था वो सारा का सारा इन्हें कंपनी को देना पड़ा, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरे होलकर आते हैं, क्योंकि देखो बात को समझना, होलकरों ने तो पहले क्या किया है, युद्ध किया ना सिंधियों के साथ, मराठों के साथ में। बाद में होलकर सोचता है यार मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं या नहीं लड़ूं। फिर होलकर क्या करता है, लास्ट में तय करता है कि लड़ ही लेते हैं, काम करते हैं। और होलकर देखो लास्ट तक पहुंचता है आपके 1805 में, ठीक है। 1805 में ये पहुंचता है, कंपनी से साथ में युद्ध करता है। अंग्रेज तो चाहते ही थे, क्योंकि जो बड़े शक्तिशाली थे ना, होलकर है, भोसले है, सिंधिया है, पेशवा है, यही बचे हुए थे। अगर मराठों में इनको कर दिया खत्म तो पूरा मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा। तो अंग्रेज तो चाहते थे कि होलकर युद्ध करे, और होलकर ने युद्ध भी किया, और युद्ध में होलकर हार भी गए, और हार कर जो है वो भागे भी हैं। परंतु लास्ट में भागते भागते जाएंगे कहां, जहां भागेंगे अंग्रेज वहां आ जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज तो पूरे भारत में फैल रहे हैं धीरे धीरे। तो होलकर ने लास्ट में अपनी जान बचाने के लिए एक संधि करी, जिसे कहते हैं राजपुर घाट संधि, ठीक है। एक संधि कहते हैं राजपुर घाट संधि, जिस संधि में होलकरों ने भी अपना, जैसे कि टोक है, बूंदी है, रामपुर का जो क्षेत्र था ना, वो होलकरों ने किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। बात समझ गए। तो देखो यहां क्या होता है, बेसिन की संधि जो बाजीराव द्वितीय ने पूना मतलब अपनी गद्दी को वापस प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के साथ की थी, बेसिन की संधि 1802 में। संधि करने के बाद अपने क्षेत्र पर वापस अधिकार तो कर लिया उसने अंग्रेजों की सहायता से, परंतु बाकी मराठा इससे नाखुश थे, और उन मराठों ने इस संधि का विरोध जताते हुए अंग्रेजों के साथ समय समय पर युद्ध किए हैं, और सारे युद्ध वो गए हार,
समय समय पर क्या किए, युद्ध गए, मतलब युद्ध किया और समय समय पर वो युद्ध गए हार, और युद्ध गए हार तो इन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग संधियां करनी पड़ी। देखो बच्चों, आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंने तुम्हें बता दिया था कि एक साथ में ये संधियां थी। ये संधियां जो अभी वाली है ना, ये एक साथ नहीं पढ़ाई जा सकती। क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? कभी कोई संधि हो रही है बंबई प्रेसिडेंसी के साथ, कभी कोई संधि हो रही है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ, कभी संधि हो रही है सिंधिया के साथ, कभी संधि हो रही है भोसले के साथ, कभी संधि हो रही है होलकर के साथ। तो अलग अलग व्यक्तियों, मतलब अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग समय पर बहुत सारी संधियां हुई है। तो आंग्ल मराठा युद्ध में, मराठा जो युद्ध है उनमें संधियां बहुत ज्यादा है। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध है उनमें क्या है, संधियां बहुत ज्यादा है। मतलब लगभग ये मान के चलो जितना भी बड़ा साम्राज्य, जितने भी राजा वगैरह हैं, उन सब में मराठे ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सबसे ज्यादा संधियां की हैं, सबसे ज्यादा संधियां की है। संधियों का कॉन्सेप्ट इन्हीं का था, यूं मान के चलो। हाँ, यूं भी कह सकते हैं वेलेजली जो थे ना, वो सहायक संधि का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, और वो ये चाहते थे कि भाई हम क्या करें, पूरे भारत के साथ सहायक संधि कर लें तो हमारा अधिकार रह जाएगा। क्योंकि सहायक संधि में वर्चस्व उसका रहता है जो शक्तिशाली होता है, और शक्तिशाली कौन है, अंग्रेज थे। सिंपल सी बात समझ गए। अब देखो यहां तक क्लियर होता है। ये आपका दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो गया खत्म, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो गया खत्म। होलकरों के साथ भी संधि हो गई। अब अंग्रेज फिर अपना काम कर रहे हैं। इधर मराठों ने जो खोया खो दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, मराठों का मैंने आपको मैप पहले बताया था ना, इस तरह करके बहुत बड़ा क्षेत्र मराठों के पास था। अब ये सारा क्षेत्र जो है वो सिमट कर रह गया। कैसे, ध्यान से सुनना, वो सारा क्षेत्र जो है वो सिमट के रह गया ऐसे। सोचो पहले कितना बड़ा साम्राज्य इनके पास था, अब सिमट कर रह गया इतना सा। और अभी ऐसा नहीं कि इतना ही रहेगा, अभी इससे कम होगा। लास्ट में तो बस इतना ही बचेगा, लास्ट में तो ये बचेगा ही नहीं। अब हो गया क्या, ये यहां तक क्लियर होती है। ये आपको 3 संधियां याद रखनी है जो कि दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी। 4 हुई थी हालांकि, वो एक बेसिन की संधि पहले हो गई थी। ठीक है, बेसिन की संधि हो गई थी। तो बेसिन की जो संधि है 1802 में बाजीराव द्वितीय और अन्य कंपनियों के बीच में हुई है। ये भोसले कंपनी, सिंधिया वर्सेस कंपनी, होलकर वर्सेस कंपनी, यहां तक क्लियर होता है। अब होता है तीसरा आंग्ल मराठे युद्ध की शुरुआत। कैसे होगी, ध्यान से सुनना। अब तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है उसके पीछे क्या कारण था, क्योंकि अगर आप लोग दुआ करती हूँ कभी पीसीएस की एग्जाम दो, जैसे कि आईएएस है, आरएस है, या मान लो आप यूपी से हो, यूपीपीएस दो, एमपीपीएस दो, या बिहार के कोई, या पंजाब से कोई सर्विस, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की एग्जाम दो, तो जब एग्जाम की मेंस लिखोगे ना, तब उस मेंस में एक बहुत बड़ी बात आती है। वो ये नहीं पूछेंगे आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ बताओ, वो ये पूछेंगे तीसरा आंग्ल मराठा या दूसरा आंग्ल मराठा या पहला आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ है उसके पीछे के कारण बताओ। तो वो कारण अगर तुम्हें पता रहेंगे ना, तो तुम्हें सन भी याद हो जाएगी, स्टोरी भी याद रह जाएगी। अब देखो आंग्ल मराठा, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है, ज्यादा लंबा नहीं चला, 1817 से 1818। होता क्या है इसमें बात समझना। अच्छा, ये आपको ये तो पता चल ही गया ना, 1818 तक वॉरेन हेस्टिंग रहता है, मतलब वॉरेन हेस्टिंग आ जाते हैं 1772 में, और फिर जाते हैं 1818 में। और वॉरेन हेस्टिंग जो है वो आपके क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल। ये क्या होते हैं, गवर्नर जनरल। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। हेस्टिंग जो है वो आते हैं। अब हेस्टिंग जब आते हैं तब उन्हें ये मराठा पसंद नहीं होते, बात को गौर से सुनना, ये मराठा पसंद नहीं होते। फिर भी मराठा जो है वो लगभग खत्म होने की कगार पर थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आपने पिंडारियों का नाम सुना है सब लोगों ने, मूवी देखी होगी, अगर हम बात करें मूवी देखी होगी, ठीक है ना भाई। वेलेजली जो थे वो इससे पहले थे, ठीक है ना घनश्याम, वेलेजली जो थे वो इससे पहले थे, इससे पहले वेलेजली थे। 72 में हेस्टिंग आ गए थे, 1818 तक ये रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना, होगा क्या, पिंडारियों का नाम सुना है, सुना ही होगा, सुना ही होगा भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सलमान खान को नहीं देखा। सलमान खान की एक मूवी आई थी ना, वीर, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, बाहुबली में भी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं रुचि, बाहुबली में भी पिंडारियों की बात आती है, ठीक है ना।
अब देखो होता क्या है, पिंडारियों का नाम सबने सुना है। अब ये पिंडारी जो थे ना, ये मराठा से भी ज्यादा खतरनाक थे। क्यों? मराठे स्थायी थे भाई। मराठे क्या करते? आक्रमण करते, लूटते और लूट का सामान ले आते अपने साम्राज्य में। अब होता क्या है, लूट का सामान अगर तुम्हें ये पता हो कि कोई लूटता है वहां ले जाता है, कोई लूटता है वहां ले जाता है, तो तुम्हें पता होता है कि हाँ भाई पूना जो है, आपके पुरंदर का जो किला है उसमें सारा लूटा हुआ सामान पड़ा है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, पिंडारी जो है वो भी क्या है, एक तरह से जनजाति है, और ये लूटमार जनजाति थी। ये क्या थी? लूटमार जनजाति थी। इनका कोई स्थायित्व नहीं था। ठीक है ना? हाँ सही बात है, हिस्ट्री में कृष्ण कुमारी उसमें भी सुना होगा, पिंडारी ने ही जहर दिलवाया था, यूं मान के चलो। तो ये समझ में आता है कि एक महिला जो है वो दो बड़े राजाओं को किस तरह लड़वा सकती है। हिस्ट्री में कहीं ना कहीं महिलाओं के बारे में अच्छे भी पॉइंट्स है, कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको देखो। अब पिंडारी जो होते हैं, ठीक है, पिंडारी जो होते हैं वो एक जनजाति है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई अलग से प्रजातियां होती हैं, वंश होते हैं, राजा होते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। पिंडारियों में सिंपल सी बात है, हिंदू मुस्लिम वगैरह सारी जनजातियां, सारे जाति लिंग विंग सब मिक्स होते हैं। ये एक ऐसी जनजाति होती है जो घुमक्कड़ होती है, घूमती फिरती लूटती है, जो उनको अच्छा लगता है उसे लूट लेती है, लूट लेने के बाद में उस पर अपना अधिकार कर लेती है, फिर दूसरी जगह चली जाती है, फिर तीसरी जगह चली जाती है, चौथी जगह चली जाती है। ठीक है, ये इस तरह काम करते हैं। सिंपल सी बात करें तो ये इस तरह काम करते हैं। अब जो पिंडारी है, ये पिंडारी धीरे धीरे देखो कभी मराठों को परेशान करते, तो मराठों ने क्या किया, पिंडारियों को अपनी साइड कर लिया था। मराठों ने क्या किया, पिंडारी को अपने साथ कर लिया था। ठीक है, पिंडारी को अपने साथ में कर लिया। अब पिंडारी को क्या किया, अपने साथ करने के बाद में, ठीक है, अपने साथ में करने के बाद में सिंपल सी बात समझना, मराठे इसके साथ हो गए। अब पिंडारी जो है वो धीरे धीरे कभी मुगलों को परेशान करते, कभी मैसूर को परेशान करते, कभी अवध को परेशान करते, कभी बंगाल को परेशान करते। अब पिंडारियों ने शुरू करना परेशान किसको किया, कंपनी को। और कंपनी की जो बस्तियां थी, ठीक है, कंपनी की जो बस्तियां थी ना, उन बस्तियों पर इसने अब क्या किया, लूटना शुरू किया। उन बस्तियों को क्या किया, इसने लूटना शुरू कर दिया। बस्तियों को धीरे धीरे इन्होंने लूटना शुरू कर दिया। अब बस्ती को क्या किया, जब लूटा, गौर करना, बस्तियों को जब इसने लूटना शुरू किया, लूटा, तो अंग्रेज जो है ना वो बड़े परेशान हुए। और ये वॉरेन हेस्टिंग जो है, इसे तो बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, इसे बड़ा गुस्सा आया, तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया है, ध्यान से सुनना, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, ये जो पिंडारी थे, ठीक है, ये जो पिंडारी थे, इनके खिलाफ इसने अभियान चलाया, या कह सकते हैं पिंडारियों के साथ इसने युद्ध किया है 1817 में। ठीक है, 1817 में क्या किया, पिंडारियों के साथ युद्ध किया। और जब पिंडारियों के साथ युद्ध किया ना, तब कहीं ना कहीं मराठे भी इसके बीच में आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि मराठों ने पिंडारियों की बहुत सहायता की और पिंडारियों ने भी मराठों की बहुत सहायता की थी। और कहते हैं कि मराठों के संरक्षण में पिंडारी जो है वो पले बड़े हैं। ठीक है, तो यहां हुआ क्या, पिंडारी जो है, जब वो उनके अंग्रेजों ने पिंडारियों के साथ युद्ध किया, तब मराठे भी कहीं ना कहीं इस युद्ध में बीच में आ गए। और मराठे जब इस युद्ध में बीच में आते हैं, तो मराठों को यह अपना अपमान लगता है। ठीक है, मराठे बीच में आते और अंग्रेज उनकी एक बात नहीं सुनते, पिंडारियों की सहायता भी नहीं कर पाते। तो यहां मराठे, ध्यान से सुनना, मराठे जो है वो खुद को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए एक अंतिम प्रयास करते हैं। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं वो लोग, सिंपल सी बात समझो, क्या करते हैं, पिंडारियों के साथ युद्ध होता है, क्योंकि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में यही पिंडारी जो थे, इन्होंने इस युद्ध की शुरुआत करवा दी थी। मान के चलो क्या किया था, इन्होंने शुरुआत करवा दी। पिंडारियों के साथ युद्ध हुआ, मराठे बीच में आ गए। मराठे नो डाउट पिंडारी काफी समय से मदद कर रहे थे, मराठों को इनकी मदद करनी थी, अंग्रेजों ने करने दी नहीं। अंग्रेजों ने करने दी नहीं तो मराठों को यूं लगा कि जो हमारा है हम उसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे अंग्रेज है। इस चीज का कड़ा विरोध किया और फिर से जो सारे मराठे हैं वो एकजुट होते हैं। बात को ध्यान से सुनना, फिर से सारे मराठे जो है वो एकजुट होते हैं और लड़ने की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ध्यान से सुनना, अंतिम प्रयास होगा। ये जो मराठे हैं ये सब एकजुट होते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है अक्ल तो लेट ही आती है। क्या होता है, अक्ल तो लेट ही आती है, पहले तो आती नहीं है अक्ल। अब अक्ल इसमें लेट आई तो सभी मराठों ने ये सोचा कि जब जब हम लड़े हैं, जब जब हम मराठे लड़े हैं, तब तक इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया है, क्यों ना अगर हम एकजुट हो जाए तो इन अंग्रेजों को खदेड़ दें।
भाई हमारा साम्राज्य तो हम लड़े तो चलता है, परंतु अंग्रेज बीच में आ जाए ये काहे की बात हुई? अंग्रेजों को भगाना है, और अंग्रेजों को तब भगा सकते हैं जब एकजुट हो जाए। तो सारे आपके भोसले है, सिंधिया है, पेशवा है, ठीक है, ये सारे जो मराठे हैं वो एक साथ इकट्ठा होते हैं। अब एक साथ जब ये इकट्ठा होते हैं तो सिंपल सी बात को समझना, एक साथ जब ये इकट्ठा होते हैं तब ये कंपनी के साथ युद्ध करते हैं। और कंपनी जो है अब शक्तिशाली हो चुकी है, ठीक है, अब कंपनी जो है वो पूरी तरह से शक्तिशाली हो चुकी है। और बात को सुनना, अगर मैं युद्ध की बात करूं तो पेशवा के साथ, मतलब मराठों में पेशवा के साथ युद्ध होता है। और पेशवा जो है, मतलब ध्यान से सुनना, पेशवा वर्सेस अंग्रेज, ठीक है, ये युद्ध होता है। और इस युद्ध का नाम है, आप सबने सुना होगा, किरकी में होता है तो किरकी युद्ध, ठीक है, किरकी में होता है किरकी युद्ध। अब हार कौन जाते हैं? पेशवा। जीत कौन जाते हैं? अंग्रेज। हार कौन जाते हैं? पेशवा। जीत कौन जाते हैं? अंग्रेज। और इस जीत से होती है पूना संधि। और पूना संधि में मराठे जो हैं वो पूना को हमेशा के लिए खो देते हैं। और बाजीराव द्वितीय को लगभग यूं कहा जाता है कि 8 लाख के सालाना पेंशन पर इसे पूना से निकाल दिया जाता है। बात को ध्यान से सुनो, क्या किया इसने, ठीक है ना। पेशवा और अंग्रेज ये एक साथ होकर लड़ते हैं। ये कहते हैं हम अंग्रेजों को अलग अलग तरह से, मतलब एकजुट होंगे तो अंग्रेज कहीं चारों तरफ से आक्रमण करेंगे, हमारे जो क्षेत्र है वो हम हार जाएंगे। तो कहा कि हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग तरह से सब लोग मिलकर एक साथ युद्ध करेंगे। एक साथ अचानक अंग्रेज तैयार होते हैं, अंग्रेजों को पता होता है, अंग्रेज तैयार होते हैं। तो पेशवा जो है, पेशवा वर्सेस अंग्रेज, ठीक है, पूना में पेशवा वर्सेस अंग्रेज युद्ध होता है। किरकी युद्ध इसका नाम आ जाता है, ठीक है ना। कई बार इस युद्ध को आप यूं कह सकते हैं कि किरण की युद्ध भी कहा जाता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। किरकी युद्ध होता है और किरकी युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, पूना की संधि करते और बाजीराव द्वितीय जो पेशवा या मराठों का जो राजा है उसे 8 लाख की सालाना पेंशन देकर पूना से निकाल देते हैं। पूना अब अंग्रेजों के हाथ में आ गया। आगे सुनो, अभी खत्म नहीं होता है क्योंकि अभी तो और भी है, तो ध्यान से सुनना। यहां क्या होता है, अब होलकर जो है, ठीक है, होलकर युद्ध कर रहे हैं, होलकर ने युद्ध किया, ठीक है, होलकर वर्सेस अंग्रेज। अब होलकर वर्सेस जो अंग्रेज होता है उसका आपने नाम सुना होगा, महिदीनपुर युद्ध, ठीक है। महिदीन युद्ध करते हैं और महिदीनपुर युद्ध में वो हार जाते हैं। और होलकर जो है उनके द्वारा की जाती है मंदसौर की संधि। और मंदसौर की संधि में होलकर से ये कहा जाता है कि होलकर जो है वो अपनी सेना को नहीं बढ़ाएंगे, अब अंग्रेजी सेना को ही पालेंगे, अंग्रेजी सेना को ही बढ़ाएंगे। और होलकर के नियंत्रण में जितने भी क्षेत्र हैं वो अब कंपनी के अधीन आ गए हैं। बात को समझो, ठीक है। यहां से होलकर अपनी सारी शक्तियां, सारे अधिकार जो है वो खो देते हैं। इसी के साथ में सिंधिया हालांकि युद्ध नहीं करते, ठीक है, सिंधिया के लिए आता है कि सिंधिया जो है वो युद्ध नहीं करते, सिंधिया जो है वो सीधी संधि कर लेते हैं जिसे कहते हैं ग्वालियर संधि, ठीक है। सिंधिया जो है वो अंग्रेजों के साथ में, कंपनी के साथ में, अंग्रेजों कह लो या कंपनी कह लो, ठीक है, उस वक्त कंपनी थी तो उसका उनके साथ में ग्वालियर संधि कर लेते हैं। और ग्वालियर की संधि के माध्यम से, ठीक है, ग्वालियर की संधि के माध्यम से वो भी अपनी सैन्य शक्ति जो होती है उसे खो देते हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे वो भी खो देते हैं और केवल नाम मात्र के राजा बनकर रह जाते हैं जो अंग्रेजों की कठपुतली के रूप में काम करेंगे, ठीक है, अंग्रेजों की कठपुतली के साथ काम, मतलब कठपुतली की तरह काम करेंगे। इसमें होता क्या है, दूसरा आंग्ल मराठे में जितने भी युद्ध होते हैं सारे अंग्रेज जीतते हैं और सभी जो मराठे हैं, भोसले हैं, सिंधिया हैं, उन सबको क्या करना पड़ता है, संधि करनी पड़ती है। वैसे ही तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर भी
भोसले आपकी सॉरी सिंधिया हैं, भोसले हैं, मराठे हैं, ये सब युद्ध करते हैं और ये फिर सब हार जाते हैं और हार के साथ में ही अब पूरा मराठा साम्राज्य, ध्यान से सुनना, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो मराठों का सफाया कर देता है। मराठा साम्राज्य जो है वो बहुत छोटा सा सिकुड़ के रह जाता है और अंग्रेज साम्राज्य जो है वो पूरा बढ़ जाता है। आप सोचो, मराठा जो लगभग भारत पर लगभग 60% भारत पे छाए हुए थे, ठीक है, अगर वो अंग्रेजों के हाथ लग जाते तो सोचो 60% में से 50% भाग जो है वो अंग्रेजों के हाथ लग गया, बाकी 30-40% वो है वो बंगाल के क्षेत्र से हाथ लग गया, मैसूर से हाथ लग गया। बचा कौन है अब? मुगल वैसे ही कमजोर हो चुके हैं, उनके पास वैसे ही कोई शक्ति नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो मैसूर है, बंगाल है, मैसूर है, बंगाल है, अवध है, मराठा है। हमने देख लिया, अवध भी हाथ लग गया, बंगाल भी हाथ लग गया, मैसूर भी हाथ लग गया, इधर मद्रास, कर्नाटक, त्रावणकोर तो था ही, निजाम ने सहायक संधि कर ही ली थी। फिर अब बचे हैं कौन? मुगल, वो भी आगे चलकर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और इसी के साथ में आपका आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो भी खत्म होता है।